Students, good morning. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes. And today's topic is some exercise of pronoun. And these exercises are very important and they are up to standard. They are up to standard. Then let's come on this topic. तो सारे के सारे आ जाइए और आपको हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा जिससे कि आप अंदाजा लगा सके कि आंसर क्या होगा और फिर ठीक उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। नो प्रॉब्लम। तो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, दिस हाउस ऑफ योर्स अंडरलाइन वर्ड्स आर। तो जो अंडरलाइन हो रखा है इसके अंदर, इनके बारे में पूछा है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामेटिकल इनकी टर्म क्या है। अंडरलाइन ये दिस एंड योर्स। तो फ्रेंड्स, जो दिस है, दिस के बाद में नाउन है। दिस के बाद में क्या है? नाउन है। तो ये जो नाउन है और ये है पजेसिव प्रोनाउन। तो जो दिस है ये डिटरमिनर का काम कर रहा है। अब ये प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में नाउन है। तो इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट ही एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है, द रोबर रन अवे बट द पुलिस कॉट। अब आपको यूज करना है द पुलिस कॉट ओके। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सी है, पुलिस कॉट हिम। क्यों? ये ऑब्जेक्टिव केस है और दूसरे आ नहीं सकते। इसमें रोबर का ही हमको ऑब्जेक्ट लेना है इस सेकंड सेंटेंस के अंदर। तो इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माय फ्रेंड इज एज ओल्ड एज। बताइए आप। तो इसके अंदर आएगा आपका डी, एज ओल्ड एज आई। अब आप ये आपके दिमाग में ये होगा, जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने इसका आंसर बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, ये पूरा टर्म है आई एम। क्या है? आई एम। ये पूरा सेंटेंस है, एज ओल्ड एज आई एम। तो इसमें इस वजह से आई आया। अब फिर एम क्यों नहीं आता? तो इसका रीजन ये है कि जो एम है ये अंडरस्टूड है, इस वजह से इसका सेंटेंस में प्रयोग हम नहीं करते हैं। बाकी सब ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इट वाज हु बिगेन टू क्यूरल। मतलब यह वो था जिसने लड़ाई चालू की, जिसने क्वेरल करना चालू किया। ओके। तो इसके अंदर जो आंसर है वो है ये। आपको मैं इससे बता रहा था कि इट के बाद में ये इट है, इसके बाद में इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ही, आपका सी, आपका इट, आपका दे, ये सब फॉर्म आ सकती है इसके अंदर। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द क्रू मर्डर्ड ऑफिसर्स। द क्रू मर्डर्ड ऑफिसर्स। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी।
और ये जो क्रू है ये यहाँ कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर। देखो दोस्तों, कलेक्टिव नाउन का जो प्रोनाउन होता है वो दो होते हैं, एक तो सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ये अपने भाव के अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन लेती है। जब ये एक साथ करते हैं तो इसमें यूज होगा इट्स का। द क्रू मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स। और अगर ये बटा हुई, ये जब बट जाती है तो फिर हम इसमें यूज करते हैं प्रोनाउन। यहाँ पर फिर देर का यूज होना चाहिए था अगर ये बटी हुई रहती तो, अगर ये डिवाइडेड रहती तो। लेकिन चूंकि ये डिवाइडेड नहीं है यहाँ पर तो इसमें इट्स का यूज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यू एंड आई हैव डन ड्यूटी। यू एंड आई हैव डन ड्यूटी, बताइए इसका। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, यू एंड आई हैव डन ओवर ड्यूटी। इसमें क्या आएगा? ओवर। रीजन इज दैट कि इसमें फर्स्ट पर्सन शामिल है, तो ये इसका रीजन है। दोनों लोग आ रहे हैं एक साथ, दैट इज वाई वी यूज ओवर। यू एंड आई हैव डन ओवर ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड, देखिए मतलब घर वाले, पेरेंट्स का मतलब होता है घर वाले, आर फॉर मतलब तुम्हारे लिए और मेरे लिए हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे मी का। द पेरेंट्स आर फॉर यू एंड मी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नोबडी विल हेल्प यू बट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रीपोजिशन के बाद में ध्यान रहना चाहिए आपको कि हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और यहां पर हम यूज करेंगे मी का। दी नोबडी विल हेल्प यू, नोबडी विल हेल्प यू बट मी, यानी कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, केवल मैं करूंगा। आई लव यू एज मच एज, मैं आपको इतना प्यार करता हूं जितना कि ये है इसमें। आई लव यू एज मच एज, अब इसमें देखो, इसमें सब्जेक्टिव केस आएगा, इसमें सब्जेक्टिव केस आएगा। आई लव यू एज मच एज ही, तो इसमें तो सी भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस इसमें हिम है और फिर योर है, तो योर का तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता। अब बच गए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आई लव यू एज मच एज हिम नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव केस में आएगा। सब सब्जेक्टिव केस दो हैं, तो अब यहाँ पर ये क्या मामला है, कुछ भी आ सकता है। इसके आंसर दो आ गए हैं, तो अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा, ऑप्शन दो हैं शामिल इसमें, तो इसको छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। बिटवीन यू एंड ही इज थीप, वो तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में चोर है, ये है इसके अंदर। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, डू इट। बिटवीन यू एंड मी ही इज थीप, बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि इसके अंदर ये आपके आगे प्रीपोजिशन बिटवीन, बिटवीन यू एंड मी ही इज थीप।
ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड, ये है, ये तो बहुत सिंपल, ज्यादा सिंपल पूछ लिया। एक वर्ड जो कि नाउन की जगह पर काम आता है उसको क्या बोलते हैं? तो नाउन की जगह पर क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं कि प्रोनाउन में दो वर्ड हैं, एक तो होता है प्रो और दूसरा है नाउन। यहां प्रो का मतलब है के लिए, क्या मतलब है? के लिए, यानी नाउन के लिए, और दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 12, नेहा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल, हियर अंडरलाइन वर्ड इज। इट्स टू मच सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसके अंदर। सी, बी। क्वेश्चन नंबर 13, नॉमिनेटिव सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन इज, यानी नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म किसे कहते हैं? तो ये लिटरेचर में आता है दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन, ये तो, और इसका जवाब है दाऊ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तू। क्या बोलते हैं? तू। लेकिन ये जो वर्ड है ये आर्केक हो चुका है, आर्केक का मतलब ओल्ड हो चुका है, इस वजह से इसके अंदर इसके प्रयोग खत्म हो गए हैं, तो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज हिज कार, दूसरा सेंटेंस है दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज। तो अब इसके अंदर हमें यह देखना होगा कि पहले में हिज क्या है और दूसरे में हिज क्या है, ये दोनों की दोनों ही सेम वो हैं। अब देखो पहले में यहां पर यह है डिटरमिनर, क्या है? डिटरमिनर। और दूसरे में क्या है? नाउन। और इसमें हिज क्या है? इसमें हिज काम कर रहा है पजेसिव प्रोनाउन का, तो एक में तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, दूसरे में ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये रहा आपका आंसर। और ये नोट करके इसमें आंसर का खोल के भी बता रखा है। दिस इज माई बुक, हेयर माई इज, हेयर माई इज, दिस इज माई बुक। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ये रहा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ये पैसिव गलत लिख दिया, ये पजेसिव है। पजेसिव। क्वेश्चन नंबर 15, मैं भी इसको टाइपिंग की मिस्टेक ठीक करवा लेता हूं, नोट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, पजेसिव एडजेक्टिव आर कॉल्ड, पजेसिव एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? ये तो वैसे ही ग्रामर का क्वेश्चन ऐड किया है। अब देखो पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, प्रोनोमिनल, प्रोनोमिनल का मतलब हो गया प्रोनाउन, प्रोनोमिनल, प्रोनोमिनल, प्रोनोमिनल का मतलब रिलेटेड टू प्रोनाउन, रिलेटेड टू प्रोनाउन। तो ये जो फर्स्ट है ये है, क्योंकि इसका इसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि ये प्रोनाउन से बनता है, तो प्रोनाउन वाले एडजेक्टिव, वेरी क्लियर। द प्रोनाउन ऑफ द पर्सन है जेंडर्स, कि जो पर्सन है इसके कितने जेंडर होते हैं? तो बताइए पर्सन के जेंडर कितने होते हैं? क्या इस मैस्कुलिन है, क्या ये फेमिनाइन है, और क्या ये न्यूटर है? ये मैं पूछ रहा हूं। तो इसके तीन है, पर्सन के जो जेंडर हैं वो तीन हैं, और तीन क्या क्या हैं? ही, सी और
जो दोनों के बीच में है, जैसे आपके यूनक, वो भी सी में आएगा। जिनको हम इंजड़े बोलते हैं, ये कहाँ जाएंगे? वो भी तो इसी में आएंगे हमारे साथ में। ही, सी और ये तो थ्री हो गए पर्सन के साथ में। उनके लिए कोई अलग से वर्ड यूज में नहीं होता, यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर इज ऑफ द थर्ड पर्सन? कौन सा जो जेंडर है वो थर्ड पर्सन का है? विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर इज ऑफ द थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन में कौन कौन से जेंडर आते हैं? तो थर्ड पर्सन के जेंडर देख लो। एक तो है उसमें ही, दूसरा है उसमें सी, तीसरा है उसमें दे, तो ये तो दोनों के दोनों आ गए। बच गया इसमें इट। इट भी थर्ड पर्सन में ही आता है ना। तो आपका मैस्कुलिन हो गया, फेमिनाइन हो गया, और ये न्यूटर हो गया। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबोव। तो आंसर आ गया आपका डी, कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन हो सकता है, जेंडर के हिसाब से पूछा है, तो इसमें सारे जेंडर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डमी नाउन और नाउन फ्रेज? मतलब डमी नाउन किसको कहते हैं? डमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो रियल नहीं है, जो रियल नहीं है, यानी है तो वो और कुछ, वो रियल नहीं है लेकिन वो काम उसकी जगह कर रहा है। तो इसका आंसर है प्रोनाउन। प्रोनाउन को डमी नाउन भी बोलते हैं, यानी हकीकत में ये नाउन होती नहीं है लेकिन वो नाउन फ्रेज का चूंकि काम करते हैं, इस वजह से उनको डमी नाउन बोलते हैं या डमी नाउन फ्रेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज आर, ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के ऑब्लिगेटरी एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो नाउन फ्रेज की जगह प्रोनाउन ही काम में आते हैं, तो यही ऑब्लिगेटरी है, और क्या होगा इसमें? वैसे ये जो 2-3 क्वेश्चन चले हैं ये केवल ग्रामर के क्वेश्चन हैं। एयरफोर्स में, नेवी में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। ये किसी तरीके से इंक्लूड हो चुके हैं ये क्वेश्चन। इनको ये समझ लेना कि हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान मत होना, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये आपको ग्रामर का ही थोड़ा सा डीप नॉलेज देने की कोशिश हो रही है कि जिससे कि क्वेश्चन इजी बन जाए। लेकिन अगर आप ये सोचो कि क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप प्रोनाउन को बहुत गहराई से समझ जाओगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस केवल इस उद्देश्य से इनको इंक्लूड किया गया है आपके लिए। राम एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर, हियर ईच अदर इज, यहाँ ईच अदर क्या है? तो जो प्रोनाउन के प्रकार हैं उनकी बात हो रही है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, डू इट। तो ये रहा दोस्तों, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर। क्वेश्चन नंबर 22। Each other and one another are called reciprocal pronouns because, इनको reciprocal क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। क्या होता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 23rd। When the action done by the subject turns back upon the subject itself, जब एक्शन होती है वो सब्जेक्ट के ऊपर वापस लौट करके आती है, तो उसमें कौन सा प्रोनाउन हम काम में लेते हैं? तो बताइए आप। तो इसमें ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 24th। आई हर्ट माई सेल्फ, हियर अंडरलाइन प्रोनाउन इज। अभी बताया था ना अभी। क्वेश्चन नंबर 25th। What kind of pronouns are used for the sake of emphasis?
यानी एम्फेसिस के लिए हम कौन से तरह के प्रोनाउन काम में लेते हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एम्फेसिस के लिए हम कौन से प्रोनाउन को काम में लेते हैं, तो ये रहे आपके। राजा हिमसेल्फ एडमिटेड हिज गिल्ट, राजा ने अपनी गलती खुद ने स्वीकार की। तो इसमें किस प्रोनाउन का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, आराम से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26, अरे भाई ये है हमारा प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। तो आंसर भी रिफ्लेक्सिव ही होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, हियर अंडरलाइन वर्ड्स आर, हियर अंडरलाइन वर्ड्स आर। तो बताइए, आराम से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसमें नाउन आ चुकी है, तो ये हुआ आपका पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव ये रहा प्रोनाउन। तो इसमें आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 28, पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, जो पजेसिव प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज में लिए जाते हैं, यानी उनका यूसेज कब होता है, ये है यहाँ पर। तो इसमें जो है आफ्टर वर्ब्स, वर्ब्स के बाद में यूज लिए जाते हैं। व्हेन प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशन ऑफ ए बुक ऑफ माइन, बिल्कुल इसका यूज हो सकता है। और व्हेन प्रीसीडेड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ, जब प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हो जाए, जैसे ए बुक ऑफ माइन, ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड और बी और सी तो एक साथ ही सेम ही है, इनमें तो कोई मेरे को फर्क नजर आ नहीं रहा। तो वर्ब के बाद में यूज होते हैं और प्रीपोजिशन से प्रीसीड हो सकते हैं। ए बुक ऑफ माइन, पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड। तो इसमें ऑल ऑफ अबव कर दो, ऑल ऑफ अबव। लेकिन मैं इसको देख लूंगा, इसमें जो मिस्टेक है वो ये 2 बार हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन सेम है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 29, ए फ्रेंड ऑफ माइन अंडरलाइन फ्रेज इज, अंडरलाइन फ्रेज क्या है? ए फ्रेंड ऑफ माइन, डबल जेनेटिव, पजेसिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन और नन। ए फ्रेंड ऑफ माइन अंडरलाइन फ्रेज इज, तो डबल जेनेटिव है इसके अंदर। आपने आज पहली बार सुना होगा डबल जेनेटिव। अब मैं बताता हूं इसको खोल करके कि क्या बीमारी है। देखो एक ऑफ का तो यूज यहां हो गया, दूसरा है ए फ्रेंड ऑफ माइन। यहां माइन का मतलब है माई फ्रेंड। क्या मतलब है? माई फ्रेंड। तो एक तो माई यहां हो गया और एक ये हो गया, तो इसके अंदर डबल जेनेटिव है, मतलब 2 बार पोजीशन का यूज हो चुका है इसके अंदर। ये है इसके अंदर विशेष बात। क्वेश्चन नंबर 30, डबल जेनेटिव ए बुक ऑफ माइन, वन ऑफ माई बुक इज यूज्ड। अब इसका यूज क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट। टू एम्फेसाइज द पर्सन हु पजेस रादर देन द थिंग विच ही पजेसेज। टू पजेस द थिंग पोजेशन, टू शो असोनेंस और नन। तो
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच करके जवाब दीजिए। मैं कल का शेड्यूल बना लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन हो गए 30 और कुछ 20 क्वेश्चन के इसमें पहले हो चुके हैं, 20 शायद 30 हो चुके हैं। ये नहीं लिखने का रीजन है। 30 प्लस 30 60 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके प्रोनाउन के। और अगले एक दो जो क्लास होंगी वो प्रोनाउन के भी और होंगी। और कुछ टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, बाकी मैं जल्दी जल्दी आपके लिए हम डाल रहे हैं। डबल जेनेटिव, ए बुक ऑफ माइन, वन ऑफ माई बुक्स इज यूज्ड। अब इसमें देखो डबल जेनेटिव का हम यूज कब करते हैं। इसमें डबल जेनेटिव आया है, ए बुक ऑफ माइन, यानी जो चीज हमारे पास में है। जैसे मेरे पास में देखो एक पेन है, जैसे मेरे पास में ये मेरा मार्कर है जो मैं लैपटॉप पर लिखता हूं, ये उसका मार्कर है। अब ये दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। अगर मैं ये कहूं ए मार्कर ऑफ माइन, तो मार्कर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर उसका जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि जिस चीज के ऊपर अधिकार होता है वो अधिकार बहुत मजबूती के साथ में दिखाया जाता है। अब इसको कौन सा ठीक कर रहा है, वही सही है। पोजीशन टू शो एसोनेंस नन। तो अपने तो जो आंसर ए है वही कर लो, यही है इसका आंसर। ओके, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये ग्रामर की जो रियल जो ग्रामर से जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से इसमें लिया गया है ये, और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बेहद यूजफुल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल एकदम से बहुत स्पष्ट रूप से कि इसके क्वेश्चन ग्रामर के ही नॉलेज के बारे में ज्यादा है। क्या है? ग्रामर के नॉलेज के बारे में ज्यादा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम आते हैं, इतने नहीं आते हैं कि इस तरीके की वो ग्रामर की चीजें पूछें। लेकिन अगर आपने ये कर लिए तो आपका क्वेश्चन करने का आगे तरीका बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं, बहुत स्पष्ट बात है। परेशान मत होना बिल्कुल भी कि सर ने ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी और जो कल हम क्वेश्चन करेंगे वो आपसे बहुत इजीली होंगे। जैसे अभी आपको ये नहीं पता डबल जेनेटिव क्या होता है। अब जैसे ए बुक ऑफ माइन, अब इसमें जेनेटिव एक तो ये है, ऑफ है, अब एक इसके अंदर माइन है। जैसे पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन इसके अंदर हमेशा दो चीजें शामिल होती हैं, जैसे वो माइन हो, यूवर्स हो, आवर्स हो, हिज हो, हर्स हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके का थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश की थी। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एग्जाम बहुत नजदीक है और कि आप लोग काफी टाइम एक्सरसाइज को दे रहे होंगे। जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज निकालो, कहीं से भी निकालो। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।